In this session, we will discuss about Newton's second law of motion and some numericals related to it. ठीक है? Let us see. Students, in the previous period, you have studied about the linear momentum. What is the linear momentum? I have told you it is the quantity of motion in any body. Physically meaning ये हुआ, पर numerically क्या कहोगे? Momentum is equal to product of mass and velocity. Momentum is the product of mass and velocity. Now, what will happen if we will apply a force at any object? अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं क्या होगा? सीधी सी बात है, you know very well the effects of forces. You may say there may be change in its shape, there may be change in its motion, there may be change in its direction of motion and so on. ठीक है, पर अब यहाँ पे जो सेकंड बात बोली गई कि there will be change in motion. ठीक, मोशन में चेंज हो रहा है, तब यहाँ पे हम क्या है, इस न्यूटन सेकंड लॉ की बात, ठीक है, बिकॉज न्यूटन्स ऑल द थ्री लॉज आर आल्सो कॉल्ड एज लॉज ऑफ मोशन. सो these are specifically related to the motion. ठीक, तो अब ये बात करते हैं क्या जी, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. बाय दिस you may say if a force is applied at any object, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स लगाते हैं, then this force applied is applied at any object, then this force will be directly proportional to the rate of change of its linear momentum. बच्चों ये ध्यान दीजिएगा, इट्स की बात कर रहे हैं, मतलब जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स लगाएंगे उसके लिए. इज दैट क्लियर? अभी देखिए क्या कह रहे थे कि force will be directly proportional to change in momentum divided by time taken. ठीक है, तो अब चेंज इन मोमेंटम की बात हो रही है बच्चों. ये चेंज इन मोमेंटम का मतलब यहाँ पे हम लीनियर मोमेंटम की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. तो यहाँ से क्या चेंज इन मोमेंटम को हम कह सकते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. इसको हम डेल्टा टी से, दिस ट्रायंगल इज कॉल्ड डेल्टा टी से हम शो करते हैं. ठीक, तो अब यहाँ से क्या है, एफ इक्वल टू यहाँ के लग गया एम, फिर v माइनस यू बाय टी, या यू कैन से डेल्टा टी. तो ये क्या हो गया, तो अब क्या है, यहाँ से v माइनस यू बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू ए.
यहां से आप कह सकते हो जी, तो F इक्वल टू के इन सिंस का दीजिए पहले, सिंस v माइनस यू बाई टी इक्वल टू ए। बच्चों यहाँ पे ऐसे कीजिए, ये चेंज इन टाइम क्या है, t ही लीजिए। अभी आप सभी को क्या है, ये सब इतना कॉम्प्लेक्स में जाने की जरूरत नहीं है, केवल क्या है v माइनस यू बाई टी इक्वल टू ए। क्लियर? तो अब क्या करेंगे, यहाँ टाइम जो लगा है t है, तो सो यू कैन से f इक्वल टू k इंटू m इंटू a। तो here in SI और CGS सिस्टम क्या है जी, SI और CGS सिस्टम में k की वैल्यू 1 होती है, सो f will be equal to m into a। तो आप दूसरे वर्ड्स में ये भी कर सकते हो, the force applied at any object will be equal to the product of mass and acceleration produced। ठीक है? तो सो force applied at any object will be equal to the product of its mass and acceleration produced। ठीक है? acceleration produced, that is force equals to mass into acceleration। ठीक, अब बात करते हैं क्या कि ये फोर्स कैसी क्वांटिटी है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। देखिए फोर्स क्वांटिटी कैसी है, फोर्स इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर और स्केलर, बच्चों दो टाइप की क्वांटिटीज होती हैं। वेक्टर मतलब जिसमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, और स्केलर मतलब जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मास 10 kg मास, कोई मतलब नहीं किधर किधर, नो डायरेक्शन इधर। फोर्स 10 न्यूटन फोर्स इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन। ठीक है? और डिटेल में आप सभी बच्चों 11th में स्टडी करोगे कि क्या होता है डिफरेंस वेक्टर और स्केलर में। ठीक है? तो अब ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर VI। ठीक, अब इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट इज फोर्स का मतलब मास का यूनिट क्या होगा, केजी, और एक्सीलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड। तो यूनिट क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी का नाम दूसरा दिया गया न्यूटन, क्योंकि न्यूटन से ऊर्जा। ठीक है? तो इसलिए तो n 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक बच्चों, आप सभी ये क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, फील कर सकते हो, व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ 1 न्यूटन ऑफ फोर्स। सोचिए 1 न्यूटन फोर्स का मतलब क्या है। सिंपल सी बात हम कहें कि 1 न्यूटन के लिए, चलिए ये आपके लिए वर्क है, आप सोचिएगा फिर उसके बाद हमें बताइएगा मैं बस। ठीक है? तो अब ये है, तो हाँ अब सम ये इसके बाद देखिए इम्पल्स। व्हाट इज द इम्पल्स? तो इम्पल्स क्या चीज है, you can say it is the effect of force at any body। ठीक है? It is the effect of force
किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स का कितना पड़ा, एक नहीं क्लियर हुआ। अब देखिए, अभी क्लियर हो जाएगा आपको। अब देखिए दूसरा, इन न्यूमेरिकल फॉर्म यू कैन से इम्पल्स इज, और दूसरा क्या है, इम्पल्स इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड force acting at any body and time duration for which force is acting। क्या कहिएगा, it is equal to the force, it is equal to the product of, कहिए, to the product of, so it is equal to the product of force acting at any body and time duration for which it acts, it acted upon, मतलब impulse is equal to the force into डेल्टा टी। बच्चों फिर से वही डेल्टा टी मैटर आ गया है, क्योंकि आदत पड़ी हुई है हमारी। चलिए ठीक है, यहाँ ऐसे रखते हैं, फोर्स इंटू डेल्टा टी मीन्स हियर डेल्टा टी इज द टाइम ड्यूरेशन फॉर विच द फोर्स इज एक्टिंग, एट दिस एफ इज, यू कैन से, if there is variable force, मतलब फोर्स चेंज हो रहा है, तो then you can say it is average force। ठीक, this is the first। also you know force is equal to delta p by delta t, means force is equal to the rate, ऊपर क्या है, p denotes the क्या, linear momentum, delta p means change in linear momentum divided by time taken, it means rate of change of linear momentum। तो अब ये है, इस बेसिस पे हम कह सकते हैं डेल्टा p will be equal to force into delta t from equation number first and second। you can also you can say impulse is equal to force into delta t equals to delta, मतलब impulse is also equal to the change in momentum, linear momentum, not rate of change, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अब ये है now some applications of this concept, you can say Newton's second law of motion or you can say impulse। ठीक है, तो अब ये है, सुनिए प्रैक्टिकल, ये क्या है, एप्लीकेशंस क्या है जी एप्लीकेशंस, पास हम बात करते हैं। क्या बुक किसी ने कैच कराया हमें, क्या बॉल कैच करता है क्रिकेटर, तो क्या करता है, ध्यान दीजिए कि यहाँ जैसे सामने बॉल आ रही है, यहाँ से पकड़े और फिर इसको स्नैच किए यहाँ, दैट विल बी ए गुड क्वालिटी ऑफ ए गुड क्रिकेटर। ये नहीं कैसे ऐसे 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 करने, व्हाट विल हैपन, अगर क्या है कोई प्लेयर ऐसे स्नैच करता है तो उसको चोट नहीं लगती है, ये बहुत हल्का सा प्ले होगा। और अगर क्या है कोई ऐसे करके कैच करेगा, क्या होगा, पहले तो हाथों में यहाँ चोट लगेगी, फिर उसके बाद क्या है, अगर छूट गया तो माथे पे चोट लगेगी। सो अब देखिए ये फर्स्ट, a cricketer snatches the ball while catching it। आंसर क्या है जी, फर्स्ट क्या, a cricketer snatches the ball while
कैचिंग इट क्या होता है। अब देखिए कि आपको ये पता है कि आपके फिजिक्स के लैंग्वेज में देखते हैं कि आपके पास जस्ट हाथों से पहले उसका मोमेंटम फिक्स है, मतलब वेलोसिटी फिक्स है, ठीक, उसकी वेलोसिटी फिक्स है। फिर दूसरी बात हम कर रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी फिक्स है जो आपके हाथों में आने से जस्ट पहले, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई, फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0, है ना, रुक गई ना। तो सो व्हाट हैपेंस, तो यू कैन से चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया जी, सिंस यू नो impulse is equal to force into delta t, that is equal to final momentum minus initial momentum। तो अब ये है final momentum becomes 0, that becomes 0, so you can say it total becomes, so you can say delta p equals to constant। कह सकते हो इनिशियल जस्ट आने से पहले, आपके हाथों में आने से पहले कुछ वेलोसिटी थी, कुछ मोमेंटम हुआ उसका, और फाइनल मोमेंटम 0, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन कांस्टेंट। ये कांस्टेंट हुआ, सो I equals to f cross t delta t will also be constant। ये भी कांस्टेंट हुआ, ये कांस्टेंट हुआ, इट मींस this is the force experienced and this one is the time taken। तो क्या होगा, force experienced, how these will be related to each other, how these will be related, so force experience will be inversely proportional to the time duration के inversely proportional। so as the time increases from this to this place, from this, यहाँ पे हमने वॉल कैच की और इसको खींच के लाए यहाँ स्लो करने में, तो क्या हुआ, as the time duration increases the effect of force, as the time duration increases the effect of force decreases। so as the time duration increases, then the effect of force decreases। ठीक, as a result the cricketer does not get any hurt, as a result the cricketer remains safe। ठीक है बच्चों, देखिएगा ये थोड़ा सा मैंने लॉन्ग इसलिए बताया कि आपको समझ में आए, अदरवाइज क्या है 2 लाइन में मैं बता देता और आप भी सोचते रहते, फिर सोचते ही रह जाते। ठीक है, अब इसके बाद ही क्या है, दूसरा हाई जंप वगैरह करते हैं, टू जंप एट सैंड इज सेफ, टू जंप at sand is safe than at hard road। ठीक, सख्त जमीन के ऊपर कूदने से बेटर है कि आप बालू पड़ा हो उसके ऊपर जंप करिएगा, ऊपर छत पर से, यहीं से नहीं खड़े होकर नहीं जंप करना है, छत पर से अगर जंप करते हो या हाइट से जंप करते हो, जैसे आप कभी देखते होंगे कि स्कूलों में हाई जंप लॉन्ग जंप होता है,
जंप कराते समय क्या किया जाता है, 10 लोग जंप कर गए, लॉन्ग जंप में 10 लोग किए, उसके बाद फिर फावड़े से मिट्टी को खोद दिया जाता है। उससे क्या होता है, मिट्टी थोड़ी नरम हो जाती है और फिर से वही क्रिकेटर वाला मैटर आता है कि स्लिप करते समय आदमी धीरे धीरे उठता है, जिससे कि टाइम ड्यूरेशन बढ़ गई। एज ए रिजल्ट इफेक्ट ऑफ फोर्स डिक्रीजेस एंड द प्लेयर रिमेन्स सेफ। ठीक है, अब इसके बाद इसी तरह से ये इसमें भी यही लिखोगे और इसी तरह से देखिए थर्ड पॉइंट, यूज ऑफ सीट बेल्ट्स, यूज ऑफ सीट बेल्ट्स। क्या होगा, अचानक अगर ब्रेक लगेगी, सीट बेल्ट जो कार वगैरह में लगा के रखते हैं, तो वो सीट बेल्ट भी धीरे धीरे खुलेगी, एक्सपेंड करेगी। एज ए रिजल्ट क्या होगा कि आप कार तो अचानक जाके भिड़ गए कहीं, पर हमारी बॉडी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, जिससे कि थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, जिसके कारण से हमें कम चोट लगेगी। और पर्पज हमारा यही है कि हमसे इसीलिए कहा जाता है कि सीट बेल्ट हमेशा पहनिए। ठीक, अब इसके अलावा स्टूडेंट्स देखिए कि द glasswares are kept in straw। फोर्थ पॉइंट कर सकते हो, द glasswares are kept in straw। ठीक, उसमें भी वही सिचुएशन, क्या अगर झटका वगैरह कुछ लगता है तो क्या होगा कि झटका लगने पे स्ट्रा क्या करेगा, धीरे धीरे कंप्रेस होगा, जिससे कि जो झटके का जर्क है वो ग्लास के वेयर्स पे बहुत कम जाएगा। एज ए रिजल्ट कांच टूटने से बच जाएगा। ठीक, सीधा सा कहोगे कि जो स्ट्रा या भूसा या पेपर वगैरह कतरन भरी जाती है, वो क्या है, शॉक को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके कारण से क्या है कि ग्लास के बर्तन टूटने से बच जाते हैं। इसी तरह से और आप सभी ट्रेन की बोगीज देखे होंगे, दो बोगीज के बीच में भी क्या है, स्लीपर वाली मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, सवारी वाली गाड़ी में क्या है, दो बफर्स दिए जाते हैं बीच में। ठीक, जिसके ऊपर देखिएगा बढ़िया से मोबिल लगा रहता है, और उसको अगर बीच वाली बात तो जाना नहीं, अगर स्टेशन पे खड़े होके देखोगे तो आप दोनों बोगियों के बीच में जो पूरा ब्लैक ब्लैक सा लगा रहता है, क्या है, एक दूसरे को पंच करता है, जिससे कि ट्रेनें अगर आगे पीछे चलती भी हैं, बोगियां आगे पीछे चलती भी हैं, तो वो जो शॉक है उसके अंदर स्प्रिंग, मोटे मोटे स्प्रिंग लगे होंगे, तो जो कि शॉक को एब्जॉर्ब करें, धीरे धीरे कंप्रेस होंगे, धीरे धीरे एक्सपेंड होंगे। एज ए रिजल्ट नतीजा क्या निकलेगा कि वो जो है उसके अंदर पैसेंजर जो बैठे होंगे उनको झटका फील नहीं होगा। इसकी बजाय आप दूसरी तरफ ये सोच सकते हैं, कभी मालगाड़ी देखिए, मालगाड़ी का अगर क्या है एग्जाम्पल, मालगाड़ी का इंजन सायरन दिया, तुरंत ड्राइवर ने स्टार्ट किया, धड़ 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 करके क्या है सारी बोगियां चलने लगती हैं। ध्यान दीजिएगा, साउंड बढ़ी जा रहा है, ठीक, क्योंकि वहां पे बफर्स नहीं रहते हैं, जिससे कि वो क्या होगा, वो झटके लगेंगे और मालगाड़ी के अंदर जो बैठे होंगे कौन, जानवर वगैरह, ठीक, उन सबको भी बहुत ज़्यादा झटके फील होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इससे रिलेटेड क्या है, एक दो न्यूमेरिकल देख लीजिए। नाउ एक देखिए स्टूडेंट्स, there is a question related to this. It is somewhat complex, but you must see that, and you must have practiced at least 2 or 3 questions more. Is that clear?
अब देखिए ये क्या है, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन gives a mass m1 and acceleration of 8 meter per second square and a mass m2 and acceleration of 24 meter per second square. What acceleration would it give if both masses are tied together? अब देखिए यहाँ पे मास m1 है और मास m2 है, ठीक। पहले तो आपको मास m1 m2 निकालना होगा क्या, फिर उसके बाद टोटल ये क्या निकालना है, टोटल एक्सीलरेशन निकालना है, ठीक। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए सिंस सॉल्यूशन स्टार्ट, ये m1 मास है, एक्सीलरेशन फोर्स कितना है जी, फोर्स इज 5 न्यूटन। केस फर्स्ट में मास m1 है और एक्सीलरेशन a1 इक्वल्स टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन you can say m, since you know f is equal to m1 into a1, so m1 will be equal to f by a1, f की वैल्यू 5 और a की वैल्यू 8, so you can get the value of m1 that is equal to 5 by 8 kg, ठीक, क्योंकि सब ऐसा ही सिस्टम में है। दूसरा केस, दिस इज द फर्स्ट, सेकंड केस कि m2 पता नहीं और फिर a2 कितना है, a2 इज द 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन ये अगेन सेम फॉर्मूला आल्सो f इक्वल टू m2 a2, तो यहां से क्या है, m2 विल बी इक्वल टू f बाय a2, f की वैल्यू कितनी हो गई 5 बाय 8, सॉरी 8 नहीं 24 kg, ठीक। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल एक्सीलरेशन। टोटल एक्सीलरेशन कैसे, if both are tied then let a is the total acceleration, एक्सीलरेशन कहिए, एक्सीलरेशन when both are tied, दोनों को ही अगर हम मान लेते हैं तब का एक्सीलरेशन क्या है जी, ये है, ठीक। तब क्या हो गया, तो फॉर्मूला फिर लगेगा m1, दोनों को बांधने के बाद m1 प्लस m2, ठीक। तो अब यहां से a, so a will be equal to f by m1 plus m2, f के स्थान पे 5, m1 और m2 के स्थान पे 5 by 8 प्लस 5 by 24, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 को ऊपर नीचे कॉमन कर दिया, कट जाएगा ऊपर नीचे, और फिर इसके बाद ये 8 इंटू 24 डिवाइडेड बाय ये 24 प्लस 8, तो कितना 8 4 32, ये क्या है 8 इंटू 24 बाय 32 और 6, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही ठीक है, दैट विल बी द 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड और सभी भी आप सभी न्यूमेरिकल वगैरह करिएगा, ठीक है, थैंक यू।